क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए थे। अभी हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और असेट्स दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो बनाना बहुत सिंपल है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जर्नल एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के असेट्स से सब कुछ हम लिख लेंगे। किसको छोड़कर? कैश और बैंक को छोड़कर। किसको छोड़कर? कैश और बैंक को छोड़कर। तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है। तो जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ऐसा लिखते हैं। और टू क्वेश्चन से असेट्स में जितना भी लिखा हुआ है वो सारा कुछ लिखेंगे कैश और बैंक को छोड़कर। तो क्वेश्चन के असेट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? कितने लिखा हुआ? स्टॉक लिख दिए 8000। स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ? डेटर। डेटर देखो, डेटर में लिखा हुआ अंदर में कितना? 9000। प्रोविजन है 500। तो 9000 रुपये मिलने वाला है, 500 रुपये प्रोविजन है। अनुमान है कि 500 रुपया डूबेगा और मिलेगा कितना? 8500। तो हम सीधा बाहर वाला अमाउंट लिखेंगे तो हमको अगले एंट्री में प्रोविजन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए डायरेक्ट हम कौन अमाउंट लिखेंगे? बाहर वाला। तो बाहर में कितना अमाउंट है? 8500। तो डेटर में कितना लिख दिए? 8500। देखो डेटर के बाद क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स कितने लिखा हुआ? फिक्स्ड असेट्स 30,000। चलिए बहुत अच्छा। और क्या लिखा हुआ? और कुछ लिखा हुआ नहीं है। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 46,500। तो ये पहला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। ये कैसे किए? क्वेश्चन को असेट्स को देखे और असेट्स से सबको लिख दिए, कैश और बैंक को छोड़कर। इसी तरह से हम लोग दूसरा एंट्री करेंगे। दूसरा एंट्री करना भी बहुत इजी है। क्या करना है? लायबिलिटी से सबको लिख देना है। किसको छोड़कर? 3 चीजों को छोड़कर, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स कितना है? 15,000। और क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर के बाद और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। रिजर्व फंड नहीं लिखना है और कैपिटल नहीं लिखना है, क्योंकि अभी तुरंत बोले थे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर। तो और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो गया? 15,000। उसके बाद घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बनेगा। नीचे पढ़ना, क्वेश्चन जो लिखे हैं उसके नीचे पढ़ना है। तो नीचे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ स्टॉक से मिला 6500, फिक्स असेट से मिला कितना? 28,500। संपत्ति बेचने से जब पैसा मिलता है तो क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। या क्वेश्चन के असेट्स में यदि कैश लिखा रहेगा तो कैश लिखेंगे, बैंक लिखा रहेगा तो बैंक लिखेंगे। इसमें बैंक लिखा हुआ, क्वेश्चन के असेट्स में क्या लिखा हुआ है? बैंक लिखा हुआ, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संपत्ति बेचने से जो पैसा आता है लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा लिखाता है। अब सवाल है अमाउंट कितना लिखें। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं। आइए वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट कर देते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ नीचे स्टॉक से कितना मिला? 6500। तो लिखेंगे स्टॉक कितना? 6500। और किससे मिला है? स्टॉक के बाद मिला है फिक्स्ड असेट से। फिक्स्ड असेट से कितना मिला? 28,500। क्वेश्चन के नीचे पढ़िए, लिखा हुआ किस संपत्ति से कितना पैसा मिला।
उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, डेटर। क्या लिखा हुआ, डेटर। डेटर से कितना मिला, 8,000। और क्या है, डेटर के बाद क्या है, अब कुछ नहीं है। अब उसके बाद तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो खर्चा होता है, तो खर्चा अभी नहीं लिखा रहे। अभी हम संपत्ति को बेचने से क्या पैसा आ रहा है वो लिख रहे हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मेरे पास 3 संपत्ति है, स्टॉक है, डेटर है और फिक्स एसेट है। 3 ही संपत्ति है और हम ये तीनों संपत्ति को क्या कर चुके हैं, बेच चुके हैं, नहीं रियलाइज कर चुके हैं। रियलाइज में तो वसूली खाता है हम बना रहे हैं। तो तीनों संपत्ति को स्टॉक था 8,000 का, उससे कितना पैसा मिला 6500, डेटर था 8500 का, उससे कितना मिला 8,000, और फिक्स एसेट था 30,000, उससे कितना मिला 28,500। तो सबको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, कितना पैसा आ गया है, सबको जोड़ लीजिए। 5 पर 10 तो सुनना हो गया, बाकी 1 हो गया, 8 8 16, 4 20 2 22 23 और 4 कितना हो गया 43,000 रुपये। संपत्ति बेचने से कितना पैसा आ गया 43,000। बेचेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 43,000। 43,000 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कहता एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन मतलब फर्म बंद करने का व्यय। हिंदी में लिखा हुआ वसूली व्यय। कौन व्यय, वसूली व्यय। मतलब ये जो संपत्ति सब बेचा गया तो इसको करने में कुछ खर्चा लगा होगा, इसी को कहते हैं वसूली व्यय। तो व्यय हुआ कितना पैसा का व्यय हुआ 1100 रुपये का। व्यय होगा तो पैसा क्या होगा जाएगा, पैसा खर्च होगा। व्यय होगा तो पैसा खर्च होगा। तो खर्च होगा तो क्या एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। खर्चा होगा तो पैसा जाएगा, कितना पैसा जाएगा 1100। हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हो, लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया। ऐसे भी हम आपको बताए हैं कि जब भी फर्म का विघटन होगा, जब भी फर्म का विघटन होगा तो क्या होगा, जो भी संपत्ति फर्म के पास है उसको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। और क्या होगा, संपत्ति बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे जो भी कर्ज होगा, जो भी लोन होगा बिजनेस का, उसको भुगतान किया जाएगा। भुगतान करने के बाद पैसा बचेगा तो वो साझेदारों में बांटा जाएगा, यही होता है। तो अभी हम संपत्ति को तो बेच दिए, कितना पैसा आ गया 43,000 रुपया आ गया। ये सब प्रक्रिया करने में 1100 रुपया खर्च हो गया। लेकिन देखो एक लोन है, क्रेडिटर है, कितना का कर्जा है 15,000 रुपया का लोन है। क्वेश्चन में लिखा रहे तो भी, नहीं लिखा रहे तो भी, जो भी कर्ज रहेगा, जो भी लोन रहेगा उसका पेमेंट करना जरूरी है ना। तो लिखा रहेगा तो जितना लिखा हुआ उतना चुकाना है, लिखा रहेगा तो जितना लिखा हुआ है उतना चुकाना है। नहीं लिखा हुआ है तो पूरे चुकाना है, नहीं लिखा हुआ है तो पूरे चुकाना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, लेनदारों को पूर्ण भुगतान में, लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया। तो पूर्ण भुगतान किया गया मतलब जितना लेनदार है, जितना क्रेडिटर है वो पूरा पैसा चुकाया गया। पूरा पैसा कितना है 15,000। तो पूरा पैसा चुकाएंगे 15,000। जब भी किसी कर्ज का भुगतान करेंगे, लोन का भुगतान करेंगे तो पैसा क्या होगा जाएगा। जब भी किसी कर्ज का भुगतान करेंगे, चुकाएंगे तो पैसा जाएगा। और पैसा जाएगा तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा ही बनेगा। कितना चुकाए हैं 15,000। 15,000 कहाँ से आ गया, मेरा क्रेडिटर है 15,000, मेरा कर्जा है 15,000, उसको हम चुका दिए, हो गया। और क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अब ये मेरा जर्नल एंट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको देखकर हम क्या बना देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन अकाउंट बना देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसको मिटा देते हैं और बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे।
रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो रियलाइजेशन कहाँ है, डेबिट है, तो ये सब भी कहाँ लिखाएगा, डेबिट में लिखाएगा, है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक। कितना लिखा हुआ, 8,000। फिर क्या लिखा हुआ, टू डेटर, कितना लिखा हुआ, 85। फिर क्या लिखा हुआ, फिक्स्ड असेट्स, क्या लिखा हुआ, फिक्स्ड असेट्स, कितने लिखा हुआ, 30,000। फिर देखो रियलाइजेशन कहाँ है, नीचे है, तो रियलाइजेशन नीचे है तो ऊपर वाला किधर जाएगा, बाय में। क्या लिखाएगा, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितना है, 15,000। फिर देखो रियलाइजेशन का नीचे है तो कहाँ लिखाएगा, बाय, क्या लिखाएगा, बाय, बाय क्या लिखाएगा, बैंक, कितने लिखाएगा, 43,000। फिर देखो रियलाइजेशन का ऊपर में है, रियलाइजेशन है ऊपर है, नीचे वाला कहाँ लिखाएगा, टू में, टू क्या लिखाएगा, बैंक, कितना, 1100। फिर देखो रियलाइजेशन कहाँ ऊपर है, तो रियलाइजेशन ऊपर है, क्या लिखाएगा, टू बैंक, कितना लिखाएगा, 15,000। अब कहीं लिखा हुआ रियलाइजेशन नहीं है, मतलब रियलाइजेशन का काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और घटा देंगे। जोड़िए, इधर का जोड़ कितना हुआ, 5 3 8 58। इधर का जोड़ कितना हुआ, 62,600। इधर का जोड़ हो गया 62,600। तो इधर ज्यादा है, इधर नहीं लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। इधर का जोड़ कितना है, 58,000, और इधर का जोड़ है 62,600। तो जिधर ज्यादा है वही अमाउंट दोनों साइड हम लोग लिखते हैं। तो 62,600 इधर का जोड़ है, तो इधर भी कितना लिखेंगे, 62,600 रुपया लिखेंगे, 62,600। और इधर क्या लिख देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो कितना कम है, 62,600 में 58,000 घटाई, इधर का जोड़ हो गया 62,600 और इधर का जोड़ हो गया 58,000। घटा दीजिए, कितना बचा, कितना बचा, 8600, कितना बचा, 4600 बच गया। इसको पार्टनर में बांट देंगे। कौन कौन पार्टनर है क्वेश्चन में देखिए तो, बीमल है और श्यामल। 4600 रुपया का लाभ हुआ। 4600 रुपया जो है ये बीमल और श्यामल में किस अनुपात में बांटा जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 और 3 के अनुपात में बांटा जाएगा। किस अनुपात में बांटा जाएगा, 2 और 3। तो 4600 रुपया है तो 2/5 और 4600 का 3/5। तो 5 से भाग दीजिएगा, कितना हो गया, 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 920 हो गया। 2 से गुना कर दीजिए, 1840, ये हो गया 920, कितना हो गया, 2760। तो बीमल का हो गया 1840 और श्यामल का हो गया 2760। किस अनुपात में बांटा गया, 2-3 के अनुपात में, जो कि प्रश्न में लिखा हुआ। ठीक, तो इस तरह से जो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी बना देते हैं। एक एंट्री यहाँ हो जाएगा कि देखो ये जो हुआ बीमल और श्यामल का, इधर संपत्ति बेचने से पैसा लिखाता है, मतलब क्या हो, खर्चा ज्यादा हुआ और इनकम कम हुआ। जब खर्चा ज्यादा होता है और इनकम कम होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। नहीं, खर्चा ज्यादा हुआ, इधर खर्चा लिखे, वसूली में 1100 रुपया, कर्जा वाला को 15,000 रुपया चुकाए,
और इधर लिखे संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया 43,000। तो मेरा इनकम जो है कम हुआ और खर्चा ज्यादा है। तो इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? लॉस होगा। लॉस होगा तो पूंजी घटेगा, लॉस होगा तो पूंजी घटेगा। तो एक एंट्री और कर देते हैं, लॉस होगा तो पूंजी घटेगा, पूंजी घटेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। पूंजी घटेगा तो डेबिट होगा। लिखेंगे बीमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीमल कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या लिखेंगे? श्यामल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना का लॉस हुआ है? 4600 का। और बीमल और श्यामल किस अनुपात में बांटे हैं? 2:3 के अनुपात में। कितना हो गया? 1840 और 2760। ये हो गया इसका। ये हो गया। एक एंट्री और है। क्वेश्चन के लायबिलिटी में चेक कीजिए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ रिजर्व फंड। क्या लिखा हुआ? रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर में बांट देते हैं। तो रिजर्व फंड का एंट्री होगा तो क्या लिखिएगा? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? यहाँ तक नजर नहीं आ रहा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। रिजर्व फंड को बांटेंगे क्या लिखेंगे? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर में कौन है? बीमल कैपिटल और कौन है? श्यामल। कितना है रिजर्व फंड? 3500 रुपया रिजर्व फंड है। अब बीमल और श्यामल लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? 2:3 के अनुपात में। तो 3500 को बांट देना है 2:3, 2/5 और 3/5। 5 से 7 बचे 3500, 7 दूनी 1400, 7 बचे 3500, 7 या 2100। कितना हो गया? 1400 और 2100। 1400 रुपया हो गया और कितना हो गया? 2100। इस तरह से जो है रिजर्व फंड को हम लोग बांट देंगे। अब आपका जर्नल एंट्री जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले पूंजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूंजी। पूंजी लिखेंगे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी, है ना। तो पूंजी जब लिखेंगे क्वेश्चन के लायबिलिटी में देखिए कि बीमल का पूंजी कितना है और श्यामल का पूंजी कितना। बीमल का पूंजी कितना है? बीमल का पूंजी लिखा हुआ 18,000। श्यामल का है 22,000। पूंजी लिख दिए। पूंजी लिखने के बाद क्या करेंगे? जिससे भी पूंजी बढ़ेगा उसको किधर लिखेंगे? बाय में। और जिससे पूंजी घटेगा उसको किधर लिखेंगे? टू में। इसको हम जो है जर्नल एंट्री से भी देखकर बना सकते हैं और रियलाइजेशन से भी देखकर बना सकते हैं। अगर रियलाइजेशन में 2 में अगर बीमल श्यामल है तो किधर जाएगा? बाय में जाएगा। 2 में बीमल श्यामल है तो किधर जाएगा? बाय में जाएगा। अब बाय में बीमल श्यामल है तो किधर आएगा? 2 में आएगा। कोना कोनी चलता है। एक तो ये तरीका होगा, और नहीं तो दूसरा सबसे आसान तरीका है कि अभी आप जर्नल एंट्री किए हैं, जर्नल एंट्री से देख लीजिए। पहला एंट्री जो आप किए हैं उसमें देखो बीमल और श्यामल है? नहीं है। दूसरा एंट्री देखो उसमें बीमल श्यामल है? नहीं है। तीसरा एंट्री देखो उसमें बीमल श्यामल है? नहीं है। लेकिन चौथा एंट्री देखिए बीमल श्यामल है? नहीं है। पांचवा में देखो है? पांचवा में है? क्या है? 6 नंबर में। तो बीमल श्यामल किधर है? बीमल श्यामल किधर है? ऊपर है सर। डेबिट में है तो क्या लिखा है? 2 कहाँ से आया?
रियलाइजेशन लॉस हुआ है। बीमल का लॉस कितना था? 1840। और श्यामल का 2760 लिख दिए। उसके बाद फिर देखो अगला एंट्री बीमल श्यामल है नीचे है, क्या लिखा होगा? बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। कितना है बीमल का? 1400 और श्यामल का 2100। और कहीं है बीमल श्यामल? नहीं है, काम खत्म हो गया। देखो ऐसे भी बीमल का पूंजी कितना था? 18,000। श्यामल का पूंजी कितना था? 22,000। बीमल को लॉस हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे, बीमल का लॉस कितना था? 1840। और श्यामल का लॉस कितना है? 2760। रिजर्व फंड, क्वेश्चन में रिजर्व फंड के रूप में कितना पैसा रखा हुआ है? 3500। उस 3500 को बीमल और श्यामल में क्या किए हैं? बांट दिए हैं। तो रिजर्व फंड का जो पैसा है वो साझेदार का ही, प्रॉफिट का ही एक हिस्सा रहता है। तो उसको हम पार्टनर में क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए हैं। तो उससे पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब पूंजी बढ़ेगा तो उसको कौन साइड में लिखेंगे? बाय में, क्रेडिट में। और जिससे पूंजी घटेगा उसको कौन साइड में लिखेंगे? टू में लिखेंगे। तो लॉस हुआ उससे पूंजी घटेगा और रिजर्व फंड से उसका पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। देखो बीमल का पूंजी कितना हो गया? 19,400। श्यामल का कितना हो गया? 24,100। तो वही बात यहाँ भी लिख देते हैं, 24,100, 19,400 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हम जब बनाते थे एडमिशन चैप्टर तो उसमें लिखते थे टू बैलेंस शीट, ये ना लिखते थे। जो हमारा बचा हुआ कैपिटल रहता था वो निकल के आता था। लेकिन यहाँ फर्म का क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। फर्म क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। ये बैलेंस बचा हुआ नहीं रहेगा। जो पार्टनर है उसको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। जो पार्टनर होगा उसको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। मतलब बीमल का पूंजी था 18,1400, रिजर्व फंड का 19,400 हो गया और 1840 लॉस हो गया। 19,400 में 1840 को क्या कीजिए? घटा दीजिए। घटा दीजिए, कितना आ गया? 17,560। ये उसको पेमेंट कर देंगे, भुगतान कर देंगे। क्यों? क्योंकि फर्म क्या हो रहा है? बंद हो रहा। तो पेमेंट करेंगे। यहाँ तो कैश या बैंक लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के असेट्स में यदि कैश लिखा होगा तो कैश लिखेंगे, अब बैंक लिखा होगा तो बैंक लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? बैंक लिखा हुआ है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। देखो श्यामल का पूंजी 22,000 था, 2100 का रिजर्व फंड कितना हो गया? 24,100। और 24,100 में 2760 का लॉस है। तो 2760 रुपये क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। कितना बच गया? कितना बच गया? 21,340 ये बच गया। तो इसको भी पेमेंट करेंगे। टू बैंक हो गया 21,340। यहाँ बैलेंस शीट की जगह पे क्या लिखना है? बैंक लिखना है। कोई डाउट? अब इसके बाद जो है सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसको कहते हैं बैंक अकाउंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है। आपके क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला था? जर्नल एंट्री करने के लिए। तो हम लोग जर्नल भी कर लिए, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लिए और कैपिटल अकाउंट भी बना लिए। अब हम लोग कैश अकाउंट बना लेंगे। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आपका बना देते हैं। बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट बनाना जो है बहुत ही सिंपल है, नाम से ही क्लियर है। बैंक अकाउंट मतलब जितना पैसा आया है या जितना पैसा गया है उन सभी का हिसाब हमको लिखना है। वही हमारे क्या कहलाएगा? बैंक अकाउंट कहलाएगा। देखो जितना पैसा आया, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन के असेट्स में देखो, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन के असेट्स में देखो कितना बैंक बैलेंस है। क्वेश्चन के असेट्स में मेरे पास कितना का बैंक बैलेंस है? 12,000 हो गया। उसके बाद आपको याद है कि हम संपत्ति बेचे थे। संपत्ति बेचे थे तो क्या लिखे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप
अभी जर्नल एंट्री किए हैं, तीसरा नंबर एंट्री देखिए, लिखा हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया? 45,000। या ऐसे भी मोटा मोटी समझ सकते हैं, जितना भी पैसा आएगा सब इधर लिखेंगे और जितना भी खर्चा करेंगे सब इधर लिखेंगे। जितना भी पैसा आएगा सब इधर टू में लिखेंगे और जितना भी खर्चा करेंगे सब किधर लिखेंगे? बाय में लिखेंगे। और दोनों का जोड़ अगर मिल जाए तो समझ जाना सब सही है। ठीक, इसका मतलब 12,000 रुपये मेरे पास पहले से था और संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया? 43,000। और कोई पैसा आया है क्या? और कोई पैसा नहीं आया, लेकिन खर्चा तो किए हैं, खर्चा किए हैं। आपको ध्यान नहीं है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाए हैं वहां भी देख सकते हैं। यदि बाय में बैंक होगा तो टू में आएगा। ये बाय में बैंक लिखा हुआ है 43,000, वो आ गया टू में। और टू में जितना भी बैंक है सब किधर जाएगा? बाय में। क्यों? क्योंकि वहाँ टू में कौन बैंक लिखे हैं? जो खर्च किए हैं वो लिखे हैं। तो टू में बैंक लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कहाँ से आया? रियलाइजेशन से आया है। सबसे पहले समापन व्यय हुआ। देखो रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? 11। समापन व्यय है 11, यही लिखा हुआ। फिर देखो उसमें टू बैंक लिखा हुआ है, लिख देंगे रियलाइजेशन। कितने लिखा हुआ है? 15,000। फिर उसमें देखो टू बैंक है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, दो ही बार लिखा। एक बार रियलाइजेशन एक्सपेंस का 1100 और एक बार क्रेडिटर का पेमेंट किया वो है 15,000। और कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब बिजनेस बंद करने का 1100 जो खर्चा किया वो लिखा हुआ है और क्रेडिटर को 15,000 दिए हैं वो लिखा, और कुछ लिखा हुआ नहीं। लेकिन आप अभी तुरंत बनाए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपको नजर आ रहा है टू बैंक आ रहा है, तो कोना कोनी चलता है, टू वाला किधर जाएगा? बाय में जाएगा। और वो भी समझ में नहीं आ रहा था, खर्चा करेंगे तो बाय में जाएगा, इनकम होगा तो टू में आएगा। तो बीमल को दिए 17,560 और श्यामल को दिए 21,340। देंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो बाय में लिखाएगा। तो इधर वाला किधर आएगा? टू वाला आएगा बाय में। किसको देंगे? बाय बीमल कैपिटल। नहीं, बीमल को कितना दे रहे हैं? 17,560। और क्या लिखेंगे? बाय श्यामल। श्यामल को कितना देंगे? 21,340। हो गया। अब जोड़ लीजिए। ₹12,000 रुपये मेरे पास पहले से था, संपत्ति बेचने से कितना आ गया? 43,000। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आ गया? 55,000। वसूली व्यय में 1100 खर्च किए, क्रेडिटर को 15,000 दिए, बीमल का हिसाब करके 17,560 दिए और श्यामल का हिसाब करके 21,340 दिए। जोड़ो कितना हुआ? कितना हुआ? 55,000 हो गया? 55,000 रुपया आया और 55,000 रुपया खर्च हो गया। अब कोई पैसा बचा हुआ नहीं है। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो विघटन चैप्टर में जो है इस तरह से पूरा क्वेश्चन बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में जो है इस चैप्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक जो आपको जर्नल एंट्री बताए थे उससे पूछा जाएगा। और थ्योरी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और अभी से जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारा लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पहला सवाल था। इसके बाद जो है फिर अगले वीडियो में दूसरा सवाल हम लोग बताएंगे।